In the previous chapter, we studied the mechanical properties of the solid, and the next chapter, in this chapter, we study mechanical properties of the fluid. वहाँ पर हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है और यहाँ पर हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि जो पीछे का चैप्टर था ना, उस चैप्टर में हमने सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है और इस चैप्टर में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। हमारे पास सब्सटेंस दो है, एक सॉलिड और एक फ्लूइड। तो सॉलिड क्या होते हैं? तो सॉलिड वो होते हैं, सबसे पहले मैं सॉलिड समझा दूँ आपको। ये आपने एक सॉलिड लिया, तो सॉलिड में देखो एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। ये सॉलिड है और इसमें ये सॉलिड में आपके पास बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक। और इसकी फिक्स शेप होती है। ये आप क्लास 9 में बहुत अच्छी तरह से स्टडी करके आए हैं कि सॉलिड की ना फिक्स शेप होती है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और आप ये जानते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो एटम्स है, ये कभी भी ऐसे नीचे नहीं गिरता छुट करके। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल्स ने, इस वाले एटम ने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है और इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है। कभी भी ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ करके नहीं चला जाता। क्यों? क्योंकि इस वाले एटम्स ने इस वाले एटम्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों के फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स आप देख रहे हो, ये इस तरह से फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है सॉलिड के मॉलिक्यूल, सॉलिड के एटम्स के बीच में ये लग रहा, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है ये। तो इस फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो कभी भी ये जो सॉलिड का जो एटम्स होगा, ये कभी भी नीचे की तरफ ऐसे नीचे अपने आप नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इसकी ना फिक्स सरफेस इसीलिए होती है। अगर हम इसको ग्राउंड पर रख देंगे, ऐसे हमने इसे ग्राउंड पर रख दिया, ये हमने इसे ग्राउंड पर रख दिया, तो अब ये सॉलिड ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसकी फिक्स शेप रहेगी। लेकिन फ्लूइड के अंदर देखना, जरा लिक्विड के अंदर देखना। मान लीजिए हमने पानी ले लिया, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये पानी के मॉलिक्यूल्स है, वाटर्स के एटम्स है ये इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे हमने वाटर्स के मॉलिक्यूल्स बना दिए, काफ़ी सारे यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये यहाँ पे बना दिया है। हम ये देखते हैं कि वाटर्स के एटम्स के बीच में ये फोर्स तो एग्जिस्ट करता है, ये वाला फोर्स, लेकिन इस वाले एटम्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर फोर्स नहीं है। इस वाले एटम्स ने इस वाले एटम्स को पकड़ करके नहीं रखा। अगर इसे पकड़ करके नहीं रखा तो ये वाला जो एटम से नीचे गिर जाएगा और ये वाला एटम से नीचे की तरफ गिर जाएगा। और आप देखते हो फ्लूइड ऐसे भर जाता है, कभी उसका चट्टा बनता है फ्लूइड का। जो वाटर्स होता है, वाटर कभी ऐसे चट्टा बनेगा उसका? नहीं बनेगा ना। तो वो ऐसे उसके जो ऊपर के सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो ऐसे गिर जाएंगे। क्यों गिरे हैं वो मॉलिक्यूल्स? इसलिए गिरे हैं क्योंकि ये जो एटम्स है ना, नाइबर एटम्स, इसने इस पे कोई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, उसको जाने दिया, रिलीज कर दिया उसे, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्सेस आप देख रहे हैं, कौन सा फोर्सेस है ये फोर्सेस है सरफेस के टेंजेंट। ऊपर हमने एक सरफेस बनाई, ऊपर ये सरफेस है और ये सरफेस पे टेंजेंशियल जो फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स ही तो है, ये नहीं है। जबकि सॉलिड में ये फोर्स था, ये यहाँ पर, और ये वाला फोर्स भी था परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर फोर्स अब्सेंट है इसमें या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, और इसमें एब्सेंट है। अब नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स है इसमें भी, इसमें टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट है, इसमें टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट है, बट परपेंडिकुलर फोर्स प्रेजेंट है इसमें। तो टेंजेंशियल फोर्स जो कि सरफेस को बना करके रखता है, ऊपर की लेयर को बना करके रखता है, वो फोर्स तो है ही नहीं उसमें। तो ऊपर की कभी भी सरफेस नहीं बन पाएगी, वाटर ऐसे गिर जाएगा नीचे, फ्लूइड हो जाएगा। तो ये फ्लो होने की प्रॉपर्टी इसलिए होती है वाटर्स के अंदर। और याद करो चैप्टर 9 में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड, इन दोनों का रूट कॉज क्या है? एक, जिसको बताया था मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, और वो स्प्रिंग दे करके मैंने एग्जांपल आपको समझाया था। तो वही फोर्सेस तो समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे दोबारा से फिर, ठीक है। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स है वो तो एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एब्सेंट होने की वजह से इसकी लेयर नहीं बन पाती, ऊपर रुक नहीं पाता, ये नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इसमें
फ्लूइड में ये आपका कौन है, ये फ्लूइड है। अब क्योंकि फ्लूइड में बच्चों दोनों चीज़ें आ जाती है, फ्लूइड के अंदर गैस भी आता है और लिक्विड भी आती है। तो फ्लूइड जो बना हुआ होता है ये बना हुआ होता है आपका लिक्विड और प्लस गैस, ये दोनों चीज़ आती है इसमें, ठीक है। अब फ्लूइड का नाम होगा, आपसे पूछा जाए बताइए गैस फ्लूइड है, आंसर है हाँ फ्लूइड है। वाटर भी फ्लूइड है, ठीक है। क्योंकि उनमें जो गैसेज होती है उनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिस होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वेरी वीक होता है, तो उनको हमने अलग कैटेगरी में रखा और उनका नाम हमने गैस दे रखा है। जिनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बट सॉलिड के कंपैरिजन में वीक है, तो उनको हमने नाम दे रखा है लिक्विड। दोनों को मिलाकर के क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड। और फ्लूइड की डेफिनेशन हमें बनानी है कि हम फ्लूइड किसको कहेंगे, तो आंसर है जो बह जाए, समथिंग दैट फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, है ना। दैट सब्सटेंस व्हिच कैन बी फ्लो, जो बह जाए उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। और सॉलिड किसको कहेंगे, जिसकी शेप फिक्स होती है। और यहाँ पर क्या शेप फिक्स होती है इसकी शेप फिक्स नहीं होती। हालांकि ये बेसिक प्रॉपर्टीज आप जानते हो कि फ्लूइड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप इसकी फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, यहाँ पर इसकी शेप फिक्स होती है, ये रिजिड होता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इसमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट गैस के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होता है एंड सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है। यहाँ पर ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है, ठीक है। तो व्हाट इज फ्लूइड, सबसे पहले मैंने आपको लिखा कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड इज ए सबस्टेंस व्हिच कैन फ्लो, बस सिंपल इतनी डेफिनेशन बहुत रहेगी। बाकी हम फ्लूइड के बारे में और अच्छे से डिस्कस करते चले जाएंगे आगे की तरफ, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया है। तो इसमें यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये डायग्राम सा बना लेंगे छोटा सा, इस तरीके से ये हमारे समझ में रहेगा कि यहाँ पर ये टेंजेंशियल फोर्स इसमें एब्सेंट है ना, टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट, और इसी की वजह से ये फ्लो होता है। और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल भी एंड परपेंडिकुलर भी, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स आर प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसमें, फ्लूइड में। ये देखो एक सरफेस है नीचे इसकी तरफ, और ये नीचे देखो फोर्स लग रहा है इस वाले मॉलिक्यूल्स पे, इसके वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्सेज है इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये फोर्सेज जो है इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इस वाले फोर्स को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। या यूं कहेंगे सीधा वर्टिकली फोर्स, ऊपर की तरफ वर्टिकली फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स प्रेजेंट है बट टेंजेंशियल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस एब्सेंट है, तो वो फोर्सेज नहीं होता इसमें। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई फ्लूइड कैन फ्लो, इसीलिए फ्लूइड कहता है, ठीक। अब यहाँ पे हम फ्लूइड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर का टाइटल लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लूइड से रिलेटेड है। तो फ्लूइड से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सब के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। ये तो बेसिक नॉलेज है, हालांकि हाई नॉलेज, बहुत ब्रॉडली नॉलेज तो हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। अभी हम एक डायनामिक्स भी होती है, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें फ्लूइड के बारे में स्टडी की जाती है। यहाँ पर हम नहीं पढ़ रहे, आपका जो बोर्ड है वो इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछता, तो हम उसको नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब ये ले रहे हैं थ्रस्ट, कि थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट पहली बार आप नाम इसका सुन रहे हैं, लेकिन आपने फोर्स का नाम तो बहुत बार सुना है, ठीक है। तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट फोर्स है, किसका फोर्स, पानी का। तो पानी जो फोर्स लगाता है आपकी बॉडी पर, उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। सिंपल, ये आपके पास मान लीजिए एक टब है और इस टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, या इसे एक नहर मान लीजिए, नदी मान लीजिए, हैं, और इस नदी में आप ऊपर से गिर गए। तो जब आप इस नदी में ऊपर से गिरोगे तो तुम्हें पानी ऊपर की तरफ उछालेगा, ऊपर की तरफ उछालेगा, उसी को थ्रस्ट कहते हैं। या एक बैलून लो और उस बैलून को यहाँ पर इसमें पानी में डुबाओ और डुबा करके ऊपर से हाथ रखो,
ऐसा लगेगा कि बैलून ऊपर वापस आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगा रहा है, थ्रस्ट लगा रहा है। दिस इज द थ्रस्ट। ये क्या है? थ्रस्ट इज बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट कि ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है फ्लूइड वाला, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ थ्रस्ट? बिकॉज इट इज अ फोर्स, सो देयर SI यूनिट इज न्यूटन। ओके, इट्स SI यूनिट is Newton. Yes. Dimension भी same नहीं है obviously because it is a force, so its dimension also MLT minus 2. चलो लिख लो इसे भी, लिख भाई दाब, प्रेशर। तो देखो ये क्या होता है बच्चों, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। प्रेशर, प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये क्या है इफेक्ट ऑफ द फोर्स? तो देखिए कैसे इफेक्ट ऑफ द फोर्स क्या है। मैंने एक ये लिया, ये मेरे पास, इसको चाकू मान लेते हैं हम, ठीक है, या आप इसको स्केल मान लो, जो आप समझो वो मान लीजिए। और मैंने एक एप्पल लिया और एप्पल के ऊपर इसको रखा और ऊपर से 10 kg या 1 kg मैंने ऊपर से वजन रखा। जैसे ही मैंने इस पर 1 kg वजन रखा, मास रखा, तो सेब ऐसे कटता चला गया। तो इस पर फोर्स कितना एक्सर्ट हुआ? 10। आपने अगर 10 kg रखा तो 10 kg इस पर फोर्स एक्सर्टेड हुआ और वो सेब कट गया उस 10 फोर्स से, ठीक है। अब मैंने दूसरे केसेस में क्या किया, इसी स्केल को मैंने सेब के ऊपर ऐसे रखा, अब के इस तरह से रख दिया मैंने, ठीक, और उसके ऊपर फिर मैंने 10 kg वजन रखा और फिर मैंने देखा सेब नहीं कटा। दोनों केसेस में फोर्स सेम थे। पहले केसेस में 10 kg था, दूसरे केसेस में भी 10 kg है। पहले केसेस में आपको फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या सेकंड केस में देखने को मिल रहा है? फोर्स तो उतना ही है। तो ये क्या है? ये तो फोर्स का इफेक्ट है। तो ये फोर्स का इफेक्ट कभी देखने को मिल रहा है, कभी नहीं देखने को मिल रहा है। सेकंड केस में क्यों नहीं देखने को मिला? तो सेकंड केस में इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि आपने एरिया बढ़ा दिया। तो जैसे आप एरिया बढ़ा देते हो तो फोर्स का इफेक्ट मिलना बंद हो जाता है, या यूँ कह दीजिए मिलता है तो कम मिलता है। इसको फिर दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास एक सूटकेस है और वो 10 kg का है। जब उसको 10 kg को आप नीचे से उठाते हो तो आप आराम से उठा लेते हो और कहते हो हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब मैंने क्या किया, उसी सूटकेस में मैंने जो हैंडल था उस हैंडल को निकाल करके बहुत बारीक बारीक तार लगा दिया, ऐसे ऐसे दो तार लगा दिए मैंने उसमें, बहुत बारीक बारीक, जैसे कि ये वाला तार है, ऐसे लोहे का या स्टील का तार लिया और उसका ये ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैंने कहा अब इसे उठाइए, अभी भी वो 10 kg का है। आपने उसे उठाया और कहने लगे ना मेरे से नहीं उठेगा ये तो बहुत ज़्यादा हाथ काट रहा है मेरा। सेकंड केसेस में भी 10 kg फोर्स लग रहा था आपके हाथों पे और फर्स्ट केसेस में भी 10 kg का फोर्स लग रहा है। कौन से केसेस में इफेक्टिबल है फोर्स? सेकंड केसेस में फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आप कह रहे हो मेरे तो हाथ कट रहा है। फर्स्ट केसेस में आपने अपने सूट केसेस के जो ये हाथा था जो जिसे पकड़ते हो वो बड़ा कर रखा था, उसका एरिया बढ़ा रखा था आपने, है ना। तो उस केसेस में इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये होता है प्रेशर। अब इसका नाम रखना चाहते हैं हम, फोर्स के इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट का नाम रखना चाहते हैं, जो कि एरिया को इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से चेंज हो रहा है। अब एरिया को इंक्रीज करने से जो आप कह रहे हैं इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है आपका, ये इफेक्ट किसके चेंज करने से इंक्रीज हो रहा है? क्या है इफेक्ट? पहले सुनो, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट एक्चुअल में फोर्स है। अब ये इफेक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था अभी आपको, कब? जब आपने एरिया को इंक्रीज कर दिया, सॉरी डिक्रीज कर दिया। जैसे ही आप एरिया डिक्रीज कर देते हो तो इफेक्ट बढ़ जाता है। तो एरिया में और इफेक्ट में बता सकते हो कैसा रिलेशन हुआ? उल्टा हो गया एक दूसरे का, उल्टा बोले तो इनवर्स रिलेशन हो गया। तो एरिया कहाँ लगना चाहिए, नीचे या ऊपर? नीचे, मल्टीप्लाई में आएगा।
तो फोर्स और एरिया इन दोनों का ये रिलेशन इस तरीके से बंधा हुआ होता है। आप एरिया को इंक्रीज करोगे फोर्स का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, और एरिया को डिक्रीज करोगे तो फोर्स का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज नोन एज द प्रेशर, और इसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो अगले लाइन में हम इफेक्ट को P फॉर प्रेशर लिख लेते हैं, और इसको लिखेंगे हम F/A। ये अब इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं और इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसे पूछे जाते हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है उन पे हम स्लीपर्स क्यों बिछा देते हैं। आपने देखा रेलवे ट्रैक ऐसे जाता है, रेलवे ट्रैक यहाँ पे ये स्लीपर्स ये खंबे डाल देते हैं। ऐसे क्यों डाल दिए? ये इसलिए डाल दिए ताकि कि एरिया बड़ा हो जाए। देखो कितना बड़ा एरिया है, इन्हें हटाना जरा, एरिया गायब। अब एरिया कुछ नहीं है, अब सिर्फ इतना सा एरिया है, ये एरिया है। और जैसे ही आपने इस वाले ट्रैक को इस वाले ट्रैक से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये सारा एरिया कंसीडर किया जाएगा ये, और रेल आएगी इधर से, और उसका इफेक्ट का क्या होगा? आपने तो एरिया बढ़ा दिया। तो ट्रेन जब इसके ऊपर आएगी, ट्रेन इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स बताइए इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेन के फोर्स का इफेक्ट नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। और ये जो जिस ट्रैक था ये ज़मीन में नीचे नहीं जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर आप स्लीपर्स नहीं बिछाओगे तो 2-3 दिन बाद, या हो सकता है जस्ट उसी दिन जिस दिन ट्रेन जाएगी, ये दोनों रेल की पटरी नीचे की तरफ धंस जाएगी। तो इसलिए हम वहाँ पर ये स्लीपर्स बिछा देते हैं। और भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊँट का रेगिस्तान में चलना आसान होता है। बाकी जो जानवर होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैरों के तलवे छोटे होते हैं, पैर छोटा होता है, पैरों का एरिया छोटा होता है। तो जैसे ही हम वहाँ पर रेगिस्तान में रेत में पैर रखते हैं, तो हमारा जो पैर होता है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम है, और एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो धंस जाएगा। बाकी जैसे कि ऊँट का पैरों का जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, और बड़ा होने की वजह से इफेक्ट कम मिलेगा, तो उसका पैर रेत में नहीं दबेगा, वो आसानी से रेत में चल जाएगा। बाकी जो और ऑर्गेनिज्म हो गए और एनिमल्स हो गए, लाइक हॉर्स और हम, या फिर और एनिमल्स की तो कैटेगरी है, हम भी एनिमल्स नहीं है ना, तो वो नहीं चल पाएंगे, वो कैपेबल नहीं होते, बिकॉज द एरिया ऑफ देयर फुट्स इज वेरी स्मॉल, therefore the pressure is more, that is effect of the force is more, but the area of the foot of the camel is more, therefore the pressure is decrease, that is effect of force decrease, therefore a camel can travel with smoothly on a रेगिस्तान desert। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट बताइए क्या होगी इसकी? तो इसकी यूनिट होगी बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यूनिट जो होगी इसकी, सबसे पहले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हम कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद, अभी प्रेशर के बारे में और अच्छे से स्टडी करेंगे। वो फ्लूइड का प्रेशर, पास्कल्स लॉ, ये सब स्टडी करेंगे। तो इसका एक यूनिट और होता है पास्कल को PA से लिखते हैं। तो ये दोनों यूनिट आपको याद रखने इम्पोर्टेंट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और इसकी डायमेंशन तो आप पढ़ करके आए हो, इसकी डायमेंशन बताओ इसकी। डायमेंशन भाई, ऊपर वाले की डायमेंशन क्या है? MLT-2, और नीचे वाले की डायमेंशन A की L स्क्वायर। L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? MLT-2 बचेगा। ये इसकी डायमेंशन होती है, MLT-2। और याद करो, ये डायमेंशन अभी पढ़ी हमने चैप्टर 9 के अंदर। याद करो किसकी है? यंग मॉडुलस। यही थी यंग मॉडुलस की डायमेंशन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस और ये प्रेशर। इनकी डायमेंशन, इनका फॉर्मूला, इनका यूनिट सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कल हम स्टडी करेंगे डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होती है, वाटर्स की डेंसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे।
इसे सही करना पड़ेगा। आ जाओ तो इधर आ जाओ। तो यहाँ पर हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, ये यहाँ पर आएगा ml-1, क्योंकि एल सेल नीचे बचेगा ना, तो ऊपर जा करके वो -1 हो जाएगा। ओके।